हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज माइक सर हियर फ्रॉम द ग्रेविटी प्लेटफॉर्म। और आज जो हम लोग हैं किस चैप्टर में बात करने वाले हैं, कंज्यूमर राइट्स। ग्लोबलाइजेशन वगैरह के बाद में ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन तमाम टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम लोग अपने लास्ट चैप्टर के ऊपर इंडियन इकोनॉमी के अंदर है, और वो क्या है हमारा कंज्यूमर राइट्स। जब कंज्यूमर राइट्स की हम लोग बात करते हैं तो मन में विचार आता है इन कंज्यूमर्स के बारे में। कौन है कंज्यूमर्स? कंज्यूमर आप हैं, कंज्यूमर हम हैं, कंज्यूमर एक्स वाई जेड भारत के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं सब कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स ही हैं। जो भी किसी भी रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर होता है। अब कंज्यूमर की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। कहीं पे लोग कंज्यूमर का रोल प्ले करते हैं, कहीं पे लोग प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं गुड्स वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, जो लोग कंज्यूम करते हैं गुड्स वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर राइट्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो कंटेंट क्या है हमारे पास में कंज्यूमर राइट्स का, उन कंटेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात जो हम लोग करने वाले हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर है कौन, कौन है कंज्यूमर, क्या होती है डेफिनेशन कंज्यूमर की। उसके बाद में ड्यूटीज कंज्यूमर के क्या है, उस ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। और तीसरी बात करेंगे कि कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन और कंज्यूमर के लेके लॉ भी कुछ बने हुए हैं, उनकी भी बात यहाँ पे थोड़ी बहुत आ जाएगी। फैक्टर्स क्या है कॉजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर को कौन से फैक्टर हैं जो ये कॉज करते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है। कंज्यूमर मूवमेंट की भी बात करेंगे जिसकी वजह से कंज्यूमर लॉज आए इंडिया के अंदर, वो कंज्यूमर मूवमेंट की बात करेंगे। नीड ऑफ द कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट की नीड क्या है, क्यों कंज्यूमर मूवमेंट हुआ, उसकी भी बात करेंगे। कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर कंज्यूमर मूवमेंट, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी की बात जब हम लोग करते हैं तो इंडिया के कंज्यूमर मूवमेंट की भी बात हम लोग को करनी है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए आया कब, 1986 के अंदर, जिसने कंज्यूमर को राइट्स प्रोवाइड किए थे। इससे पहले क्या कंज्यूमर को राइट्स नहीं थे? हाँ, फंडामेंटल राइट के फॉर्म में कुछ राइट्स थे, लेकिन अलग से पर्टिकुलर कंज्यूमर्स को लेकर कोई राइट नहीं थे। उन राइट्स की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी, जैसे कंज्यूमर डे किस दिन मनाया जाता है, कब कब सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, तमाम तरीके के यहाँ इंपॉर्टेंट डेज की भी बात करेंगे। राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड, हम लोग यहाँ पे राइट टू बी हर्ड के बारे में भी बात करेंगे कि कंज्यूमर के पास में राइट है ये कि उनको सुना जाए। राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर के पास में इंफॉर्मेशन का भी अधिकार है। जिस गुड्स को या वो खरीदना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास में होनी चाहिए। राइट टू चूज़, उनके पास में चूज़ करने का भी अधिकार है कि अगर उनको कोई गुड खरीदनी है तो कौन सी क्वालिटी की गुड खरीदेंगे वो, और कितनी खरीदेंगे, इसका भी उनके पास अधिकार है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी का भी उनके पास में क्या है, राइट है, अधिकार है उनके पास में। राइट टू सीक रिड्रेसल, और इन सब के बावजूद अगर किसी भी तरीके की कंप्लेंट आ जाती है या कंज्यूमर की राइट्स को फुलफिल नहीं किया जाता है तो कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, जाके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, वो होता है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर शिक्षा का भी अधिकार है। कंज्यूमर उससे रिलेटेड शिक्षा भी ले सकता है, जान सकता है उसके बारे में, तो उससे रिलेटेड एजुकेशन भी ले सकता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात भी करेंगे एक आध उसके बारे में। और उसके बाद में ये करेंगे कि जस्टिस पाने के लिए कंज्यूमर को कहाँ जाना है, क्या कोर्ट जाएगा, क्या अलग से कोई कंज्यूमर फोरम बना हुआ है वहाँ जाएगा, कहाँ पे कंज्यूमर जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की देखिए डेफिनेशन अलग अलग तरीके से लोगों ने दी हुई है, हम लोग एक एक करके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं पहली डेफिनेशन की। पहली डेफिनेशन के अंदर लिखा है अ पर्सन हु हैज इंडिकेटेड हिज और हर विलिंगनेस टू ऑब्टेन गुड्स एंड और सर्विसेज फ्रॉम अ सप्लायर विद द इंटेंशन ऑफ पेइंग फॉर देम। मतलब ये बोल रहा है कंज्यूमर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करना चाहता है और उस गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में, उसके बदले में अपनी इंटेंशन क्या रखता है, उसको पे करने की, उसको पैसे देने की, रुपए देने की, जो भी आपके फॉर्म ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसके थ्रू जब वो किसी भी चीज़ को कंज्यूम करेगा तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, जब वो इंटेंशन रखे पे करने की, जब वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करे तो वो कौन है, कंज्यूमर है। दूसरी बात करें समवन हु हैज परचेज्ड गुड्स एंड और सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, कोई अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए जब गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करे वो कंज्यूमर है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन की अगर बात करें, पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल सच एज अ हाउस होल्ड who are the final users of the products और सर्विसेज, ऐसे लोग जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात क्यों हो रही है, क्योंकि इंटरमीडिएटरी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उनको आप यूज़ नहीं कर सकते, वो प्रोडक्शन के अभी फेज़ में होती हैं। प्रोड्यूस होकर जब फाइनल फॉर्म में गुड्स आपके मार्केट के अंदर आ जाए, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, फाइनल यूजेस
फाइनल यूज़ के लिए कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं। कंज्यूमर्स यूज इन फाइनल consumers use is final in the sense that the product is usually not improved by the use। ठीक है, मतलब अगर एक बार जो फाइनल का मतलब यहाँ पे ये है कि वो अब फाइनल पूरी तरीके से कंज्यूम की जा सकती है, अब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ना हो तो वो फाइनली कंज्यूम की जा सकती है। तो ये जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ये भी कौन कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं। कंज्यूमर बेसिकली वो कहलाता है जो किसी भी गुड्स को खरीदने के एक्सचेंज में क्या पे करे? मनी को पे करे और गुड्स को कंज्यूम कर ले। ठीक है, वो कंज्यूमर कहलाता है। ड्यूटीज़ क्या है कंज्यूमर की? कंज्यूमर की ड्यूटीज़ की अगर हम लोग बात करें, ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर क्या होती हैं? ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर ये होती हैं कि बाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। अब आप लोग मार्केट के अंदर जाओ, मार्केट के अंदर जाने के बाद में आप लोग जब खरीदते हो किसी भी वस्तु को, कोई भी गुड्स को खरीदते हो, तमाम तरीके की चीज़ें आप लोग खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, तो उसके अंदर आप लोग आंखें बंद करके कुछ नहीं खरीद लेते हो ना। आपको पता होना चाहिए ना कि हम सही खरीद रहे हैं, गलत खरीद रहे हैं, क्या उसको सही प्राइस में या गलत प्राइस में खरीद रहे हैं। अगर सही नहीं लगता तो बार्गेनिंग वगैरह भी करते हैं ना हम लोग। तो यही कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है कि बाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी हो और रीजनेबल प्राइस के अंदर भी वो हमको मिल जाए। टू चेक द वेट्स एंड मेजर्स बिफोर मेकिंग परचेज, हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम पहले उसका वेट कर लें और मेज़र कर लें जब हम उसको परचेज करने वाले हों। उस क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में हम लोग ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। रीडिंग द लेबल केयरफुली, जो भी चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं उसका लेबल को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि उसके ऊपर MRP प्राइस क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं प्राइस से ज़्यादा तो हमको नहीं दिया जा रहा है। MRP के बाद में अगर हम लोग देखें कि उसके ऊपर कहीं जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है या एक्सपायरी डेट है, इसको भी हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये गुड्स आपको प्रॉब्लम पहुंचा सकती हैं। ठीक है, एक्सपायर्ड डेट आपको प्रॉब्लम पहुंचा सकती है, तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसलिए लेबल देखना उसका बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे लिखा हुआ गया। ठीक है, टू प्रोक्योर द बिल कैश रिसीव्ड वारंटी ETC, हम जब कोई भी चीज़ खरीदें तो उसका बिल भी ले लें, कैश रिसीव्ड भी ले लें या वारंटी वगैरह भी उसकी ले लें जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदें, जिससे आगे चल के हमको उसके बदले में परेशान ना होना पड़े। यह हमारी सिक्योरिटी के लिए ही होगा। शॉपिंग केयरफुली एंड वाइजली, हम लोग केयरफुली और वाइजली शॉपिंग को परफॉर्म करें। अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द सेल, सेल के टर्म्स और कंडीशंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी कुछ खरीदने जाएँ तो हम ये समझ लें कि हम जिस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में सुनिश्चित जानकारी हमने ले ली है या नहीं ले ली है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। रीडिंग दी सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं हम लोग को लगातार पढ़ते रहने हैं कि ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर, जो उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे होते कि ये किस किस प्रोडक्ट से मिलके बना हुआ है, क्या कौन कौन सी इसके अंदर तमाम एसेसरीज़ का यूज़ किया गया है, वो सब पढ़ना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं कंज्यूमर्स की। ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों हमको देखना ज़रूरी होता है? क्योंकि कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। कंज्यूमर्स का क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन होता है, और जब एक्सप्लॉइटेशन कंज्यूमर का होता है उसी की वजह से क्या होता है, मार्केट के अंदर कंज्यूमर का थोड़ा बहुत जो भरोसा है, ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट बेकार होता चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मार्केट के अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स को हम लोग खरीदने जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स होती है हमारे पास में। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज की जो है कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं, एडवर्टीजमेंट को बहुत देखते हैं, टीवी पे एडवर्टीजमेंट आता है, तमाम आप इंटरनेट वगैरह मीडिया सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हो तो उसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह बहुत आते हैं। हम लोग एडवर्टीजमेंट को देख के कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उस गुड्स को खरीदने चले जाते हैं। ठीक है, उस जो भी हमको कंज्यूम करना है, जो भी गुड्स हमको कंज्यूम करना है, हम उसकी गुड्स को खरीदने चले जाते हैं। किसके बेसिस पे? सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे। न्यूज़पेपर पे कभी एडिट देख लेते हैं हम लोग, कभी सोशल मीडिया पे, कभी हम लोग टेलीविज़न पे देख लेते हैं। तो तमाम तरीके के रिसोर्सेज हमारे पास में जिसके थ्रू हम लोग एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। अब एडवर्टीजमेंट जो होती है आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ उसकी बेस्ट और अच्छी क्वालिटीज़ बताते हैं, बेकार क्वालिटीज़ को उनको छुपा लिया जाता है। अदरवाइज आपने कभी कभी देखा होगा कि ऐसे स्टार बना के छोड़ दिया जाता है। अब इस स्टार का क्या मतलब होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इस स्टार का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। हम इस टर्म्स एंड कंडीशन को तो नहीं पढ़ते और चले जाते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। यही हमारे साथ में क्या होता है, धोखा हो जाता है, क्योंकि हम सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाए हैं उस प्रोडक्ट के बारे में।
और हम जाके उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। बाद में हमको पता लगता है कि इसके अंदर ये कमी थी और ये प्रॉब्लम थी, और यहीं से हमारा हैरेसमेंट हो जाता है। ऐसे हम लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में वो लोग भी जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने स्टार लगा के नीचे लिख के रख दिया है कि भाई ये जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी तो आपकी थी, आपको देखना था कि सही है ये या गलत है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये लोग हमको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कंज्यूमर्स इस तरीके से एक्सप्लॉइट होते हैं। कंज्यूमर एक्सप्लॉइट कुछ और भी तरीके मेजर्स हैं जिसके बेसिस पे एक्सप्लॉइट होते हैं, जैसे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। कुछ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को दे दिए जाते हैं, वो प्रोडक्ट भी जो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपको खतरे में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे जब हम लोग मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं तो मेडिसिन की कुछ ऐसी भी मेडिसिन हमको मिल जाती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट जो है वो निकल चुकी होती है। ठीक है, एक्सपायर हो चुके होते हैं वो प्रोडक्ट्स, उसके बाद में भी हम उनको कंज्यूम कर लेते हैं जाके, क्योंकि हमको पता नहीं होता है। ठीक है, जब पता नहीं होता है तो हम लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं और वो हमको नुकसान पहुंचा देती है। लेकिन इसके लेके हम लोग कहीं ना कहीं कंप्लेंट आज के समय में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, हमारे पास बिल होना चाहिए, हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए कि हमने इसी शॉप से उसको लिया था। ये ड्यूटी भी है हमारी। तो इस तरीके से भी कंज्यूमर ठगे जाते हैं। दूसरा हाई प्राइजेस। हाई प्राइजेस ऐसे हैं कि एमआरपी तो प्राइस या रिटेल प्राइस तो उसका कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको हाई प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट को बेचा जाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होती है उसके ऊपर 40-45 रुपीज़ प्राइस अगर लिखा हुआ है तो 40-45 प्राइस ना दे के वो लोग क्या करते हैं 50-50 रुपीज़ में भी देते हैं। ठीक है, और क्या बोल देते हैं, हम कूलिंग के चार्जेस ले रहे हैं एक्स्ट्रा। अगर आप उनसे क्वेश्चन भी पूछोगे तो कूलिंग वूलिंग चार्ज सब इंक्लूड होकर ही उस पर फाइनल एमआरपी जो लिखा जाता है वही फाइनल एमआरपी होता है, उसमें सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं। उसके बावजूद हम लोग 5-10 रुपये सोचते हैं, अरे 5-10 रुपये में क्या जाएगा। तो ऐसे 5-5 रुपये करके पता नहीं कितना ज़्यादा ठगी होती है और कितना एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो वो हाई प्राइजेस भी हमको दिए जाते हैं उसके बेसिस पे। ठीक, डुप्लीकेट आर्टिकल्स। ठीक है, डुप्लीकेट आर्टिकल्स क्या है कि जेन्यून प्रोडक्ट के कहीं ना कहीं नाम से हमको डुप्लीकेट आर्टिकल्स भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर मार्केट के अंदर जाएं, कोई भी एक टी शर्ट वगैरह लेने जाएं या कोई भी एक जीन्स लेने जाएं, कोई भी शूज़ भी अगर लेने चले जाएं हम लोग, ठीक है, तो अगर हम लोग शूज़ लेने जाएंगे तो हम लोग किसी पर्टिकुलर ब्रांड की प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ, लेकिन हमको पता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदना चाहते हैं। अब वो पर्टिकुलर ब्रांड की आपको कॉपी ला के दे देते हैं और बेच देते हैं किसके बेसिस पे कि ये आपके वही हैं। जैसे लेदर शूज़ की अगर हम लोग बात करें तो लेदर शूज़, लोकल लेदर शूज़ भी कुछ बनने लगे और लोकल लेदर शूज़ को आपको ओरिजिनल लेदर शूज़ बना के बेच दिया जाता है। इससे भी कहीं ना कहीं डुप्लीकेट आर्टिकल्स जो होते हैं आपकी यहाँ पे ठगी करी जाती है। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट या बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, जमाखोरी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जमाखोरी का मतलब होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा, कि अगर अभी से हम स्टोर करके रख लें, ये सारी की सारी चीज़ें स्टोर करते रहें। जैसे शुगर का एग्जांपल ले लें, शुगर अभी सस्ती चल रही है, कुछ बिजनेसमैन या ट्रेडर्स क्या करते हैं, सारी शुगर खरीद के एक जगह पे जमा करते रहते हैं। शुगर को जमा कर लेते, जैसे उनको लगा प्राइस हाइक होंगे, बढ़ जाएंगे जैसे प्राइस, या जब उनको लगता है मार्केट में बहुत कम हो गए हैं ये प्रोडक्ट्स, अब इनकी डिमांड बढ़ाई जा सकती है, तो वो मार्केट में उस समय ला के उनको इकट्ठा करके फिर क्या करते हैं, महंगे प्राइस में उनको बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसको होर्डिंग कहते हैं, जमाखोरी कहते हैं, जो कि इलीगल है। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी क्या करा जाता है, कंज्यूमर्स को ठगा जाता है। ठीक है, फैक्टर कॉजिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होते हैं? ठीक है, अभी हमने देख तो लिया कि कैसे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप अगर जा रहे हो तो आप ऐसे बेवकूफ़ बन क्यों जा रहे हो, कोई आपको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। उन रीजंस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, उसमें पहला रीज़न है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। ये है आपका सबसे पहला रीज़न कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसकी कंडीशन, यूज़ करने की कैसी है, उसका लेबल वगैरह उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हम इन सबको ध्यान में नहीं रखते हैं और प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं। इन्फॉर्मेशन हम उसकी उतनी नहीं लेते हैं जितना हमको लेना चाहिए था। तो ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से या लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स को बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना लेते हैं। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एक रीज़न यहाँ पे हो जाता है। लिमिटेड सप्लाईज।
लिमिटेड सप्लाईज भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बन जाता है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट किए जाते हैं जब यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ नंबर्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, वही होर्डिंग और प्राइस एस्केलेशन के कहीं ना कहीं क्या होते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। जमाखोरी वगैरह की जो हम लोग ने बात करी थी, जब लिमिटेड सप्लाई होती है तो यही जमाखोरी शुगर का एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। लिमिटेड कंपटीशन, जब कंपटीशन लिमिटेड होता है तब भी हमको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है आसानी से। जैसे आज के समय में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एक सिम चल रहा है आपका रिलायंस जियो का, ठीक है। रिलायंस जियो में कंपटीशन है ही नहीं, दूसरी सिम उसके कंपटीशन में रुक ही नहीं पाते हैं। अब जियो जितनी मर्जी चाहता है उतने का रिचार्ज आपसे कराता है, 50-60 रुपये। अभी रिसेंटली उसने कहीं ना कहीं अपने रिचार्जेस के ऊपर बढ़ा दिए। क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाए आप, और आपको 50-60 रुपये बढ़ा के रिचार्ज करवाना पड़ गया। तो ये लिमिटेड कंपटीशन की वजह से होता है। मार्केट में कंपटीशन भी नहीं है, छोटा मोटा अगर कोई कंपटीशन दे भी रहा है तो वो एयरटेल दे रहा है, उसके अलावा कोई भी कंपटीशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये लिमिटेड कंपटीशन की वजह से भी क्या होता है, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे होता है। इलिटरेसी एक अलग रीज़न है आपका कि इलिटरेसी की वजह से भी क्या है, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप जब पढ़े लिखे नहीं हो, आपको लेबल पे क्या लिखा हुआ पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ना लिखना नहीं आता है, आपको एक्सपायरी डेट देखना नहीं आता है, मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है उसकी, क्या क्या ग्रेडियंट्स उस प्रोडक्ट के अंदर यूज़ किए गए हैं, ये सब अगर आप नहीं पढ़ सकते तो इसकी वजह से भी आपको क्या फूल बनाया जाता है। तो ऐसे भी कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे इतने एक्सप्लॉयटेशन हुए जब कंज्यूमर के, तो इन एक्सप्लॉयटेशन ने क्या करा, जब प्रोड्यूसर्स और सेलर्स कंज्यूमर्स के ऊपर इतना हावी हो गए कि हर चीज़ में उनका एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, तो कंज्यूमर मूवमेंट होना शुरू हुआ। कंज्यूमर्स ने आवाज़ उठाई और बोले कि हम जो है आंदोलन करेंगे, हमको बुरी तरीके से ठगा जाता है। कंज्यूमर मूवमेंट क्यों अराइज हुआ था, क्यों हुआ था स्टार्ट, इसके पीछे रीज़न थे। इसके पीछे रीज़न ये थे कि पहली तो चीज़ ये थी कि जिसको हम लोग बोलेंगे कि कंज्यूमर्स के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन था, किसके प्रति, वो सेलर्स या प्रोड्यूसर्स के प्रति, उनके अगेंस्ट में एक डिससेटिस्फैक्शन था कि ये लोग हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, हमको फूल बनाते हैं। तो उसकी वजह से कंज्यूमर मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लोग अगर बोलें तो यहाँ पे कोई भी लीगल सिस्टम अवेलेबल नहीं था उस समय कि अगर कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन करता है तो हम उसके अगेंस्ट में कहाँ जा सकते हैं, कौन हमारी आवाज़ सुनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों ने क्या करा, कंज्यूमर मूवमेंट को जन्म दिया। कंज्यूमर मूवमेंट यहीं से क्रिएट होना शुरू हो गया, ठीक है। जब कंज्यूमर मूवमेंट यहाँ से शुरू हो गया तो कंज्यूमर मूवमेंट के बाद में क्या हुआ, कंज्यूमर मूवमेंट के बाद में हमको ज़रूरत ही क्यों पड़ी कंज्यूमर मूवमेंट की, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न आपके सामने यहाँ पे हैं, ठीक है। कंज्यूमर मूवमेंट की ज़रूरत, ये कंज्यूमर मूवमेंट अराइज कैसे होता है, किस तरीके से कंज्यूमर मूवमेंट अराइज हुआ, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, प्रोवाइडिंग कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। कंज्यूमर मूवमेंट के अंदर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें क्या क्या डिमांड की जा रही हैं, उन डिमांड के बेसिस पे हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। डिमांड भी है और क्या ज़रूरतें हुई उस समय पे ऐसे मूवमेंट को अराइज होने की, और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता था सोसाइटी के ऊपर, उसको देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहली बात तो ये है कि प्रोवाइडिंग कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जिससे वो कहीं क्या हो सकते हैं, वो कंज्यूमर्स इतने काबिल तो बन जाएं कम से कम कि उनको बेवकूफ़ ना बनाया जाए या उनको एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए। प्रोवाइडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दी जाए, अगर उनके साथ ठगी होती है या बेईमानी होती है तो उनको क्या करा जाए, एक प्रोटेक्शन दिया जाए जिसके थ्रू वो लोग कहीं ना कहीं किसी कोर्ट में जा सकें या अपनी बात को रख सकें। बिल्डिंग प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी बनाया, जिसकी वजह से आगे चल के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही आगे चल के कंज्यूमर के राइट्स कंज्यूमर को मिलना शुरू हो गए। अरेंजिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोग्राम को भी अरेंज किया जाए जिससे टाइम टू टाइम कंज्यूमर से रिलेटेड प्रोग्राम्स चलते रहें, जिसमें कंज्यूमर्स को लगातार देते चले जाएं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। जैसे जागो, ग्राहक जागो, ये सब एडवर्टीजमेंट वगैरह हमने बाद में देखे जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आना शुरू हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन।
पब्लिक ओपिनियन जो है उसको ऑर्गेनाइज करने की भी ज़रूरत है। पब्लिक ओपिनियन भी ऑर्गेनाइज होना यहाँ से शुरू हो जाएगा कंज्यूमर मूवमेंट के बाद में। प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू कंज्यूमर, ये कंज्यूमर को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। कंज्यूमर मूवमेंट की वजह से लोगों को एक डायरेक्शन मिलना शुरू हो गई कि इस डायरेक्शन में चलना है, ऐसे हम लोग के साथ में फ्रॉड नहीं हो सकता। ठीक है, फाइट अगेंस्ट मार्केटिंग सिस्टम, जो मार्केटिंग सिस्टम है उसके अगेंस्ट में एटलीस्ट हम लोग फाइट तो कर सकते हैं अगर कोई भी एक्सप्लॉइटेशन होता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर की अवेयरनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर मूवमेंट की वजह से क्रिएट होना शुरू हो गया। कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया की अगर बात करें हम लोग तो कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया के अंदर कैसे स्टार्ट हुआ, यही तमाम जो एक्सप्लॉयटेशन इंडिया के अंदर हो रहे थे इन सबसे प्रोटेक्शन के लिए और कंज्यूमर के राइट्स को प्रमोट करने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट्स इंडिया के अंदर 80s के दौर में चले। ठीक है, 1980s के दौर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुए और उस मूवमेंट के बेसिस पे एक कानून बना, जिस कानून को हम लोग, जो सबसे बड़ा कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए इंडिया के अंदर बना उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, जिसको कोपरा के नाम से भी आज के समय में हम लोग जानते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लोगों को या कंज्यूमर्स को ये राइट प्रोवाइड करता है कि अगर उनके साथ में, पहली तो चीज़ उनका ध्यान रखा जाए किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर्स के साथ में नहीं होना चाहिए, और बाई चांस अगर उनके साथ में किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में कंज्यूमर्स जो है वो कंज्यूमर फोरम्स के अंदर जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम्स अलग से एक क्या है, जुडिशियली सिस्टम कहीं ना कहीं बनाया गया। उस जुडिशरी सिस्टम के अंदर क्या किया गया कि कंज्यूमर के राइट्स को सुना जाता है और कंज्यूमर्स वहाँ पे अपनी डिमांड रख सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट को सुना जाएगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन भारत के अंदर इस तरीके से आया। ठीक है, इसी को कोपरा कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये आया था, जो मैंने आपको बताया 1980s के दौर में बहुत बुरी तरीके से कंज्यूमर के मूवमेंट चल रहे थे। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, बेसिकल बड़ी बड़ी चीज़ जो थी वो क्या क्या हुई है। इसके क्लॉज के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे अभी, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू नो, राइट टू चूज, ये तमाम तरीके के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्लॉजेज आए, प्रोविजंस आए, उनकी 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट डेज की बात करी थी हम लोग ने। इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट डेज में जो नेशनल कंज्यूमर डे है वो नेशनल कंज्यूमर डे हम लोग मनाते हैं 24 दिसंबर को। ठीक है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 के अंदर ही कोपरा पास हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसलिए हम लोग तब से 24 दिसंबर 1986 से ही इस डे को भारत के लिए या नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे के फॉर्म में भी इसको मनाया जाता है और वर्ल्ड कंज्यूमर डे जब हम मनाते हैं तो ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च को। ठीक है, क्योंकि 1962 15 मार्च को यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके कानून पास हुआ था, उसी कानून के बाद में यहाँ से तब से हम लोग इसको कंज्यूमर डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो 2 डेज आपको याद रखने, एक डे है नेशनल कंज्यूमर डे जो कि इंडिया के लिए लागू होता है, वो है 24 दिसंबर के लिए, और वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब लागू होता है? 15 मार्च, तो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज, कंज्यूमर के राइट्स क्या है, कंज्यूमर के राइट्स जिनकी बात हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर करते हैं, उन्हीं की बात हम लोग यहाँ पे एक एक करके करने वाले हैं। कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या है? कंज्यूमर के राइट है राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर को सुना जाए। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन दी जाए। राइट टू चूज़, उसको चूज़ करने का अधिकार है, कोई उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मोनोपोली नहीं चल रही है यहाँ पे कि आपको यही खरीदना यही खरीदना, नहीं, हमको चूज़ करने का अधिकार, हम जो चाहेंगे वो खरीदेंगे। राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी का भी उसके पास में अधिकार है कि उसको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। एक्सपायरी मेडिसिन आप उसको नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास में राइट टू सेफ्टी है, वो अपना बचाव करना चाहता है। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक, राइट टू सीक रिड्रेसल से पहले अगर बात करें हम लोग राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन की भी उसको कहीं ना कहीं राइट है, अधिकार है, और वो इससे रिलेटेड एजुकेशन को गेन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर ये सारे के सारे राइट फुलफिल नहीं होते हैं तो कंज्यूमर क्या कर सकता है? कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। ठीक है, तो कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, उसी को राइट टू सीक रिड्रेसल कहते हैं। तो ये सारे राइट कंज्यूमर्स को यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है,
राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड की अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी डिटेल में, तो इसका मतलब ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाए। जब वो कंज्यूमर फोरम के अंदर जाए तो उनके फोरम के अंदर जाने के बाद में कंज्यूमर की बात को डिटेल में सुना जाए और उनके सुनने के बेसिस पे ही आगे जैसे भी डिसीजन है वो डिसीजन लिए जाए। ये गवर्नमेंट या अदर बॉडीज़ जो भी हैं वो कंज्यूमर फोरम को इस बात को सजेस्ट करती हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर के पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी अधिकार है। वो जानना चाहते हैं अगर कि मार्केट के अंदर प्याज का मूल्य क्या चल रहा है, ये हमको बताया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ का सब्जी वाला तो हमको 100 रुपये किलो प्याज दे रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट का प्राइस क्या है, तो वो चाहे तो इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की ले सकता है। इसको लेके कहीं ना कहीं कंज्यूमर फोरम में जा सकता है और वहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहेगा वो इन्फॉर्मेशन उसको मिल सकती है। इन्फॉर्मेशन देने से यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन उसका कहीं ना कहीं एक पार्ट है। सॉरी, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में राइट टू चूज, हमको 2, 3, 4, 5, 8, 10 जितने भी प्रोडक्ट हमारे सामने पड़े हैं उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स में जिसका हमको फेयर प्राइस लगेगा, जो हमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव लगेगा, जो प्रोडक्ट हमको अच्छा लगेगा, सीधी सी बात यह है जिस रास्ते पे हम जाना चाहेंगे उस रास्ते पे हम जाएंगे। हमको कोई किसी भी तरीके से कंपलसरी या हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकता, प्रेशर नहीं बना सकता कि आपको यही करना है। हमको चूज़ करने का अधिकार है। हमको ये भी चूज़ करने का अधिकार है कि हम प्रोड्यूसर की या सेलर की कंप्लेंट करें या ना करें। कंज्यूमर फोरम उस कंप्लेंट को लेगा। अगर हमारी मर्जी है कि हम उसकी कंप्लेंट करना चाहते हैं तो ये जिम्मेदारी कंज्यूमर फोरम की है कि कंज्यूमर फोरम ले, तो हमारी ये राइट टू चूज़ है कि हम उसकी कंप्लेंट करें या ना करें। तो राइट टू चूज़ का भी हमारे पास में अधिकार है। राइट टू सेफ्टी का भी हमारे पास में अधिकार है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदने जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल इसके अंदर दिया हुआ प्रेशर कुकर, ठीक है, तो प्रेशर कुकर को ख़रीदने से पहले हमारे पास में ये राइट है कि हम उसको, सेफ्टी का राइट है कि वो जो उसके अंदर बॉल वगैरह का यूज़ किया जाता है वो कहीं ना कहीं ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह तो क्रिएट नहीं करेंगी, उसकी गारंटी वगैरह है, तो वो राइट टू सेफ्टी के अंडर आता है। और अगर ये सब चीज़ें आपके घर में या किसी भी, क्योंकि इसकी वजह से जान जा सकती है लोगों की, कभी कभी देखा सिलेंडर फट जाते हैं, कुकर फट जाते हैं, उसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये रिस्की प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इन रिस्की प्रोडक्ट्स के ऊपर खास करके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जितने भी होते हैं उनके ऊपर राइट टू सेफ्टी का अधिकार है आपके पास में। ठीक है, कि कहीं एकदम से धमाका हो जाए, आपको किसी भी तरीके की नुकसान पहुँच जाए तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? वही कंपनी करेगी जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है। तो राइट टू सेफ्टी का भी आपके पास में अधिकार है। राइट टू सीक रिड्रेसल, जो मैंने आपको बताया, आप कहीं पे भी अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज ले सकते हैं, पूछ सकते हैं दुकानदार से कि भाई इसके बारे में मुझे ये बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए मुझे इसके बारे में। और अगर वो नहीं देता इन्फॉर्मेशन, या अगर वो आपके साथ में गलत तरीके से उस चीज़ को आपके सामने बेच देता है या आपको प्रेजेंट कर देता है और वो ख़राब है, प्रोडक्ट आपके यूज़ का नहीं है, जिससे आपको नुकसान हो गया है, तो राइट टू सीक रिड्रेसल आपके पास में कंप्लेंट करने का अधिकार है। आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट और अदर बॉडीज़ जो भी हैं ये परमिशन देती हैं कहीं ना कहीं किसको? कंज्यूमर्स को, कि जाइए आप जाके कंज्यूमर फोरम के अंदर कंप्लेंट करें। और कंज्यूमर फोरम के पास में इस बात को सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो वो दोनों के पॉइंट सुनेगा और उसके बाद में डिसीजन लेगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जैसे जागो, ग्राहक जागो वगैरह का जो अभी एग्जांपल दिया था मैंने आपको, तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी है हमारे पास में। समय समय पे गवर्नमेंट क्या करती रहती है, इससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट करती रहती है, लोगों को गाइड करती रहती है और तमाम तरीके के एग्जाम्पल्स लोगों के सामने सेट करती रहती है कि आपके पास में कंज्यूमर एजुकेशन को लेने का अधिकार है। ठीक है, तो कंज्यूमर एजुकेशन ले सकते हैं, उनको किसी भी तरीके के इसको लेके कोई भी रोक टोक नहीं की जा सकती, क्योंकि ये किसके लिए? कंज्यूमर एजुकेशन बेसिकली कंज्यूमर वेलफेयर को बढ़ावा देता है, इसलिए कंज्यूमर वेलफेयर के बढ़ावे के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है, वाई कंज्यूमर एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन के ऊपर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वही मैंने क्या बोला कि ह्यूमन वेलफेयर को या कंज्यूमर के वेलफेयर को प्रमोट करती है, कंज्यूमर के वेलफेयर को बढ़ावा देती है। ठीक है, और उसके अलावा भी अगर हमको देखना है तो हम लोग इन पॉइंट्स के ज़रिए भी देख सकते हैं कि हम लोग पहली तो चीज़, अगर हमारे पास में कंज्यूमर की एजुकेशन होगी तो हम लोग किसी भी तरीके के कोई फ्रॉड में,
ठीक है। और किसी भी तरीके के कोई भी जैसे भी प्रोडक्ट आपको गलत तरीके से बेच दिए जाते हैं, उन गलत तरीके के प्रोडक्ट्स के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे। परचेज़ करेंगे हम लोग जाके उसको, और परचेज़ जब अपने एजुकेशन के हिसाब से करेंगे तो हम उसके अंदर लेवल भी देखेंगे, तमाम तरीके के प्रोडक्ट के अंदर जो भी ग्रेडियंट्स को यूज़ किया गया है उन सबकी, और पूरी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेके ही हम उसको ख़रीदेंगे, ठीक है। हम सारे के सारे हॉलमार्क वगैरह भी देखेंगे कि किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। हमको ये पता होगा कि हमको अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में जानना है, कोई हमारे साथ में कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें कंज्यूमर को पता लगना शुरू हो जाएंगी अगर कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा, इसलिए कंज्यूमर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ और बातें जानने के लिए हैं, कुछ और बातें जानने के लिए ये है कि कुछ कॉमोडिटीज़ हम ऐसी भी खरीदते हैं जिसके अंदर हमको मार्क लगे हुए मिलते हैं, कुछ मार्क लगे नहीं मिलते हैं, जैसे ISI मार्क देखते हैं आप लोग, हॉल मार्क देखते हैं आप लोग, एग मार्क देखते हैं आप लोग, इस तरीके के मार्क लगे हुए कहीं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर जब हम परचेज करने जाएं तो उन प्रोडक्ट के ऊपर इन लोगों को देख लें, इन मार्क को देख लें। इन मार्क को देखने के बाद में हमको ये पता लग जाएगा कि उस प्रोडक्ट को खरीदना हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ये लोकल प्रोडक्ट है। तो असली और नकली की पहचान किसके बेसिस पे हो सकती है? जो ये मार्क्स हैं, इन मार्क्स के बेसिस पे असली और नकली की पहचान को किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हॉल मार्क हो जाए, एग मार्क हो जाए, ISI मार्क हो जाए। जैसे एग मार्क की अगर हम लोग बात करें, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं, खाद वगैरह जो भी आती है, उसके ऊपर एग मार्क का सिंबल बना हुआ होता है, ठीक है। वो एग मार्क का सिंबल क्या शो करता है? ओके टेस्टेड, कि ये पूरी तरीके से टेस्टेड है, गवर्नमेंट ने इसकी अथॉरिटी ली है, जो भी कंपनी इसको रेगुलेट कर रही है, चला रही है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है, इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमको ये सब मार्क देखने को ना मिले तो वो क्या है? वो नकली हो सकता है, तो उससे हमको बचना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। अगला पॉइंट, वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस? कंज्यूमर को कहाँ जाना चाहिए जस्टिस लेने के लिए अगर उनके साथ में कुछ बुरा हो गया है? तो ये है कंज्यूमर फोरम्स, ठीक है। कंज्यूमर फोरम्स की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज के समय में हेड ऑफिस है, और उन हेड ऑफिस में जाके आप लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। ये कंज्यूमर फोरम्स, जिनको उपभोक्ता शिकायत केंद्र भी हम लोग कहते हैं, कैसे जा सकते हो? अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, माना कि आप लेने गए थे किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट को आपको एक्सपायरी प्रोडक्ट दे दिया गया, उसकी वजह से आप इल पड़ गए हो या आपको बीमार हो गए और उसने आपकी सेहत या हेल्थ के ऊपर गलत इम्पैक्ट किया है, तो आप उस प्रोडक्ट के कंप्लेंट को लेकर कहाँ जा सकते हो? कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो। और जहाँ से भी आपने परचेज किया था उस परचेजर की या सेलर की आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले या बहुत बार हम लोग देख चुके हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में कभी छिपकली को देखा गया है, कभी और तरीके के तमाम तरीके के कुछ ऐसे पॉइजनस चीज़ें होती हैं जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में या हम लोग देखते हैं और भी प्रोडक्ट्स के अंदर खाने पीने वाली चीज़ों में मिलते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट पॉइजनस बन सकते हैं जो आपकी हेल्थ या आपकी जान के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आप लोग वहाँ पे जाके, कंज्यूमर फोरम आपके पास में, आप यहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हो और ये आपको जस्टिस देने के लिए बैठे हुए हैं। ये दोनों तरफ की कंप्लेंट को चेक करेंगे और क्रॉस चेक करने के बाद में ही आपको जस्टिस यहाँ से प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। अब कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, अगर कंप्लेंट सही प्रूव हो गई, जो कंप्लेंट कंज्यूमर लेके गया था उसने बोला कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर छिपकली मरी मिली, ठीक है, और ये बात अगर सही प्रूव हो गई तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट के बेसिस पे 3 तरीके के उसने लॉ बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या कर सकता है? कंज्यूमर क्लेम कर सकता है कि इसकी वजह से ये नुकसान हुआ हमारा, तो हमको इतना क्लेम चाहिए। अब वो क्लेम किन किन पार्ट में हो सकता है? क्लेम हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्लेम हो सकता है स्टेट लेवल पे, और क्लेम हो सकता है नेशनल लेवल पे। अगर वो कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की गई हुई है तो यहाँ आपको 20 लाख रुपए तक का वो कंपनी क्लेम देगी, जिस कंपनी के प्रोडक्ट में एरर पाया गया है और वो प्रोडक्ट अगर गलत है। और अगर वो स्टेट लेवल की कंप्लेंट है तो स्टेट लेवल की कंप्लेंट आपको 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का क्लेम देने के लिए तैयार हो जाती है, और इतना क्लेम आपको दिया जाएगा अगर प्रोडक्ट में आपको उस प्रोडक्ट ने नुकसान किया है या आपकी कंप्लेंट सही पाई गई। तीसरा, नेशनल लेवल की, अगर नेशनल लेवल की कंप्लेंट हो गई, ठीक,
नेशनल लेवल की कंप्लेंट का मतलब है एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ से भी ज़्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है उन कंपनीज़ को। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 3 तरीके के लेवल। ठीक, अगर ये देखिए प्रॉब्लम ये होती है इसके अंदर कि ये जो 3 लेवल बनाए तो बनाए क्यों गए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल। जैसे हम लोग कोर्ट्स देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपनी कोई कंप्लेंट लेके गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपकी कंप्लेंट नहीं सुनी तो आप कंप्लेंट लेके कहाँ चले जाते हो, हाई कोर्ट में चले जाते हो। हाई कोर्ट ने अगर आपकी नहीं सुनी तो आप कहाँ चले जाते हो, फाइनल सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हो, और अगर सही पाई जाती है तो आपका क्लेम बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल आपकी कंप्लेंट को डिसमिस कर देता है तो ये कंप्लेंट कहाँ जाती है, कंज्यूमर लेके इसको नेशनल लेवल पे जा सकता है, सॉरी स्टेट लेवल पे जा सकता है। और अगर स्टेट लेवल पे भी आपकी नहीं सुनी जाती है, डिसमिस कर दी जाती है, तो स्टेट लेवल से कंज्यूमर इसको लेके कहाँ जा सकता है, नेशनल लेवल पे भी जा सकता है। और जब नेशनल लेवल पे आप इस कंप्लेंट को लेके पहुंच जाते हो तो आपका क्लेम भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपका क्लेम भी बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो हम लोग ने यहाँ पे देखा पूरी तरीके से जो भी कंज्यूमर राइट्स थे हमारे, उन कंज्यूमर राइट्स के बारे में हम लोग ने बात करी। तो ये आपकी, हमारी और समाज की, एज अ सोसाइटी सभी लोग की ये जिम्मेदारी है कि कंज्यूमर के राइट्स को जाने, कंज्यूमर्स के राइट्स को हम लोग पूरी तरीके से पूरे आसपास अपनी सोसाइटी में अपने लोगों के बीच में इनको लोगों के बीच में समझाने की कोशिश करें, लोगों को बताने की कोशिश करें। और कंज्यूमर राइट्स की भी वजह से हम लोग तमाम तरीके के एक्सप्लॉयटेशन, फ्रॉड से बच सकते हैं। तो कंज्यूमर राइट्स के साथ में ही यहीं आपका इकोनॉमी का पूरा का पोर्शन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।